नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्रीथिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स कक्षा 12 में सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं 2024-25 के सत्र के लिए, तो उनके लिए हम लगातार वीडियोस ला रहे हैं। आज उसी क्रम में चूंकि हमारे पीएजी ग्रुप के स्टूडेंट्स हो और पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स मेनली ये लोग पढ़ते हैं और भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपके एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट्स, इन लोगों को सामान्य हिंदी पढ़नी पड़ती है, तो उसका हम लोग लेक्चर लगातार ला रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय कंप्लीट कर चुके हैं वहां तक। अब आज जो उनका चैप्टर है, हम अशोक के फूल, उसको एकदम बेस्ट मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पर हम आपकी पूरी संदर्भ सहित व्याख्या सारी चीजें आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्या है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर जो है उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको संकेत बोलते हैं। तो पुष्पित अशोक से लेकर अनुमान लगा सकता हूँ तक यहाँ तक व्याख्या करनी है। तो संदर्भ में आपका वही हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यावतरण हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड में संकलित है। और प्रसंग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अशोक के वृक्ष की उपेक्षा के माध्यम से आचार्य द्विवेदी जी ने प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता प्रस्तुत अवतरण में व्यक्त की है। व्याख्या में देखिए हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर द्विवेदी जी क्या कहते हैं। देखिए द्विवेदी जी कहते हैं कि कभी भारतीय संस्कृति में अत्यधिक आदरित अशोक के वृक्ष को आज जब मैं पुष्पित देखता हूँ तो उसे देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। वे अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मैं इसलिए उदास नहीं हूँ कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं और उनकी सुंदरता से मुझे कोई ईर्ष्या हो रही है, इसलिए मैं उसकी कमियों का अन्वेषण कर उसे अभागा बताकर उससे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर अथवा सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा हूँ। यद्यपि संसार में इस प्रकार दूसरों में दोष निकालकर स्वयं पर प्रसन्न अथवा आनंदित होने वाले लोगों की कमी नहीं है, किंतु मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों में दोष निकालकर स्वयं को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध करके स्वयं पर खुश होते हैं। ऐसे लोगों पर व्यंग करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, यहाँ पर देखिए आपको पूरी कहानी पढ़ के अपने भाषा में लिखना है, वही आपकी व्याख्या कहलाती है। ठीक है, द्विवेदी जी कहते हैं कि ये लोग बड़ी दूर तक की सोचने विचारने वाले होते हैं। ये किसी व्यक्ति के अतीत की तो एक एक परत को मतलब उखाड़ते ही हैं और उनके भविष्य की मृत्यु पर्यंत तक, यहाँ पर देख लीजिए, मृत्यु पर्यंत तक संभावनाओं दुर्भावनाओं का विवेचन लोगों के सम्मुख प्रस्तुत उन्हें सब प्रकार से दीनहीन प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं इतनी दूर तक को नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे भविष्य को देखने का अवकाश ही नहीं मिलता है। ठीक है, अथवा यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कि मैं चूंकि फैन चला रहा हूँ तो उसकी थोड़ी सी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वॉइस में। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आगे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अथवा मैं लोगों के भविष्य में झांकने में स्वयं को असमर्थ पाता हूँ। लेखक कहते हैं कि यद्यपि मैं दूसरों के भविष्य को भी देखने वालों की तरह बुद्धिमान अथवा विचारशील नहीं हूँ, फिर भी इस फूल को देखकर मैं उदास हो जाता हूँ। मेरी इस उदासी का वास्तविक कारण तो मेरे मन में बसने वाले परमपिता परमात्मा ही जानते होंगे, किंतु उनकी उदासी के कारण का थोड़ा बहुत अनुमान तो मुझे अवश्य है। फिर यहाँ पर देखिए साहित्यिक सौंदर्य इसका क्या क्या है, ये हम बात करते हैं।
तो यहाँ पर लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता और महानता का परिचय दिया है। उसकी यह भावना महाकवि कालिदास से प्रेरित है, क्योंकि रघुवंशम महाकाव्य, क्योंकि आप लोगों को पता है रघुवंशम महाकाव्य जो है, रघुवंशम महाकाव्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण महाकाव्य, काफ़ी फेमस है कालिदास जी का। तो महाकाव्य में उन्होंने भी स्वयं को अल्प बुद्धि बताया, जो आपके महाकवि कालिदास जी हैं। यहाँ पर देख लीजिए, दो पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर संस्कृत की कुछ बताया जा रहा है कि देखिए, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः, ठीक है, तितिशुर्दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम, ठीक है। भाषा इसमें देख लीजिए, संस्कृत शब्दावली से युक्त सरल खड़ी बोली है और शैली व्यंग्यात्मक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी हम जो बात है, यहाँ पर हम दूसरा यहाँ पर जो हम स्टार्ट करते हैं, दूसरा आपका जो व्याख्या वाला पोर्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूरे भारतवर्ष में इस पुष्प को कोई मतलब इसका नाम ही कोई नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है, ठीक है। अब प्रसंग इसमें देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा कि प्राचीन काल में भारतीय साहित्य और जनजीवन में अशोक के वृक्ष का क्या और कितना महत्व था, इस विवेचन प्रस्तुत गद्यावतरण में इसका विवेचन जो है वो किया गया है। अब देखिए हम इसकी व्याख्या यहाँ पर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा, मैं चाहूँ तो इसको जूम कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि और भी क्लियर हो आप लोगों को, ठीक है। चूंकि मैं 360 पिक्सल में इसलिए क्वालिटी करता हूँ ताकि वीडियोस अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। व्याख्या में देखिए क्या है, द्विवेदी जी अशोक के वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य में अशोक के वृक्ष का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। अनेक ग्रंथों में उसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है। साहित्य क्योंकि समाज का दर्पण होता है, अतः साहित्य में अशोक की महत्ता के प्रतिपादन से यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि तत्कालीन जनजीवन में अशोक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद में के साहित्य में अशोक के वृक्ष का उल्लेख प्राय नहीं मिलता, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि बाद में जनजीवन में भी अशोक का कोई महत्व नहीं रखा गया था। साहित्य और जनजीवन दोनों में इस प्रकार से अशोक का प्रवेश करना और फिर अचानक उससे बाहर हो जाना लेखक को ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसे किसी नाटक में कोई पात्र अचानक मंच पर प्रवेश करता है और फिर अचानक ही नाटक से बाहर हो जाता है। कालिदास कालीन साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। लेखक का मानना है कि यह कहना तो कठिन है कि इससे पहले भारतवर्ष में अशोक का नाम कोई नहीं जानता था, किंतु इतना निश्चित है कि उसका महत्व जनजीवन में नगण्य ही था। कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथों में अशोक की जैसी मोहक छटा और कोमलता यानी सुकुमारता, ठीक है, सुकुमारता जो है उसका वर्णन किया है। वैसा वर्णन इससे पहले के साहित्य में कहीं नहीं मिलता। इससे पहले यदि कहीं उसका उल्लेख मिलता भी है तो केवल नाम मात्र के लिए। भारतीय साहित्य में अशोक का यह प्रथम वर्णन या प्रवेश इतना मोहक और आकर्षक है जितना मोहक और आकर्षक दृश्य किसी नई नवेली दुल्हन के प्रथम गृह प्रवेश का होता है। जिस प्रकार नई नवेली दुल्हन का घर में प्रथम आगमन अत्यंत गरिमापूर्ण, पवित्र, निश्चल और नव यौवन की कोमलता, नजाकत और नफासत के साथ है, वैसा ही गरिमापूर्ण, पवित्र और सुकोमल वर्णन करके कालिदास ने अशोक का भारतीय साहित्य में प्रवेश कराया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर साहित्यिक सौंदर्य में पहला ये है कि भारतीय साहित्य में अशोक के वर्णन की गौरवशाली परंपरा कालिदास से आरंभ होती है। इसका वर्णन लेखक ने अलंकारिता के साथ किया है। दूसरा यहाँ पर यह है इसका साहित्यिक सौंदर्य कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी
इस वाक्यांश के द्वारा लेखक ने साहित्य समाज का दर्पण होता है इस सिद्धांत की पुष्टि की है। भाषा इसमें जो है संस्कृत शब्दावली से युक्त सरल सरस खड़ी बोली है। शैली इसमें विवेचनात्मक एवं आलंकारिक है। देखिए यहाँ पर तीसरा अब जो व्याख्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया तो अपमान करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे की बात करते हैं। इसके प्रसंग के बारे में थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रसंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने कालिदास के परवर्ती काव्य से अशोक के गायब होने पर अपना क्षोभ और दुख प्रकट किया है। व्याख्या देखिए आप किस प्रकार से इसकी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आचार्य द्विवेदी जी किसी कुशल अभिनेता की भांति रंगमंच पर प्रवेश करके दर्शकों का मन जीतने के पश्चात रंगमंच से चले जाने की भांति अशोक पुष्प के भारतीय साहित्य में प्रवेश करके अपनी मोहक छटा से पाठकों का मन मोह कर गायब हो जाने से अत्यंत दुखी हैं। इसलिए उनका मन आज से हजारों वर्ष पूर्व के उस भारतीय साहित्य पर न्यौछावर होता है जिसमें अशोक पुष्प के मोहक वर्णन की रसिकता विद्यमान थी। लेखक के मन में यह टीस है कि कालिदास के परवर्ती काव्य में जिस प्रकार से अशोक को भुला दिया गया है वह कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। साहित्य से अशोक के वर्णन जैसी रसिकता का लोप किसी भी साहित्य, सभ्यता और संस्कृति के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। अशोक जैसे साहित्यिक रसिकता और सौंदर्य के उपकरण को भुलाए जाने की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि इतना तो उत्तरोत्तर समावेश अथवा स्मरण साहित्य में किया जाना चाहिए। अशोक के इस प्रकार भुलाए जाने पर लेखक अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए कहता है कि देखिए क्या कहता है कि इससे लगता है कि कवियों के हृदयों से कोमलता की भावुकता लुप्त हो गई थी, अन्यथा उनकी कविता इस प्रकार रूखी न होती, उसकी रसिकता इस प्रकार सो न गई होती। लेखक कहता है कि मैं इस बात को नहीं मान सकता कि साहित्य से अशोक की अपेक्षा इसलिए की गई होगी कि साहित्य पाठक वर्ग में रसिकता मर गई थी, जो उसमें अशोक की सुकुमारिता से रुचि उत्पन्न हो गई होगी। इसके लिए लेखक केवल कवि वर्ग को उत्तरदायी मानता है। उसकी दृष्टि में उनका यह कृत्य क्षम्य नहीं है, यानी क्षमा योग्य नहीं है। इन कवियों और लेखकों ने एक और अक्षम्य कृत्य करके जले पर नमक छिड़कने का कार्य किया है कि उन्होंने लहरदार पत्तों वाले उस वृक्ष को अशोक के नाम से प्रतिष्ठित कर दिया जिस पर फूल ही नहीं खिलते। उत्तर भारतीय साहित्यकारों का अशोक के प्रति यह अपमानपूर्ण व्यवहार किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने अशोक का वर्णन अपनी साहित्यिक कृतियों में नहीं किया। इससे लेखक के मन को उतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी पीड़ा अशोक के नाम से किसी अन्य वृक्ष को प्रतिष्ठित करने से हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका साहित्यिक सौंदर्य में पहला ये है कि उत्तर भारत में जिस वृक्ष को अशोक के नाम से जाना जाता है, कालिदास के साहित्य में वर्णित अशोक वृक्ष उससे अलग वृक्ष है। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो अभी हम लोग जिस अशोक वृक्ष को जानते हैं, कालिदास का जो साहित्य है उसमें कोई दूसरे ही अशोक की बात की गई है। लोक जीवन में किस प्रकार परंपराएं विलुप्त होती हैं और नई परंपराएं प्रतिष्ठित होती हैं, उनकी प्रक्रिया को समझा जाना कठिन कार्य है। इस सत्य को अशोक के रूप में किसी निफूले वृक्ष को प्रतिष्ठित किए जाने के माध्यम से प्रकट किया गया है। तीसरी इसमें जो भाषा है वो सरल, मुहावरेदार, प्रवाहपूर्ण और साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली आलोचनात्मक और विवेचनात्मक है। ठीक है, फिर आप लोग देखिए चौथा यहाँ पर क्या है हमारा व्याख्या कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ठीक है, महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए
आर्य आए, चूंकि अब यहाँ आर्य आए लिखा है तो चूंकि सही नहीं है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे, वो तो डिबेट का टॉपिक है हिस्ट्री का, हम वो बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, यहाँ पर आर्य आए ये अब दिया है तो आपको लिखना है, क्योंकि हिंदी में लिया है तो लिख ना सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आर्य आए नहीं थे, भारत के मूल निवासी थे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है, ठीक है। प्रसंग इसमें देखिए हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यावतरण में भारत और उसके रीति रिवाज के जो है आपका निर्माण के विषय में बताया गया है। संदर्भ वही रहेगा जो पहले सब मैंने बताया था, ठीक है। विश्व कवि रविंद्रनाथ ने भारत की विशालता और इसकी विपुल जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए इसे महामानवों का समुद्र कहा है। जिस प्रकार सागर का विस्तार अत्यधिक होता है, उसी प्रकार भारत देश भी सुदूर तक विस्तृत है। यह देश संसार के अन्य सभी देशों की तुलना में अत्यधिक विचित्र है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति संस्कार की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर समय समय पर अनेक जातियां आई, जिनमें से अधिकांश यहीं की रह गई, ठीक है, होकर रह गई। जो यहाँ से चली गई वो अपना प्रभाव छोड़ गई। यहाँ आने वाली जातियों में असुर, आर्य, शक, हूण, नाग और गंधर्व प्रमुख हैं। इन सभी ने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ आर्थिक विकास में भी अपना अत्यधिक योगदान किया है। आज संसार में हिंदू रीति नीति के नाम से जो संस्कृति सुप्रसिद्ध है, वह वास्तव में आर्यों और यहाँ आने वाली दूसरी जातियों की संस्कृति का मिला जुला रूप ही है। इस कारण हिंदू रीति नीति बड़ी विचित्र है। उसमें सभी संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो दृष्टिगत होती हैं। इसमें आपका साहित्यिक सौंदर्य पहला ये हो जाएगा कि हिंदू रीति नीति इसलिए विचित्र है क्योंकि यह संसार की विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। दूसरा यहाँ पर यह होगा साहित्यिक सौंदर्य में कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत को महामानव समुद्र कहना सर्वथा उचित ही है। भाषा इसमें सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली वही विवरणात्मक एवं विवेचनात्मक है, ठीक है। फिर यहाँ पर अब पांचवा अपना संदर्भ सहित व्याख्या देखते हैं। कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, ठीक है। प्रसंग आपका यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए साहित्यिकों ने अशोक के पुष्पों को भुला दिया है। इसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं व्याख्या में, देखिए, यह संसार बड़ा स्वार्थी है, इसलिए यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है। समय परिवर्तन के साथ अशोक की भी मूल्यवती उपयोगिता नष्ट हो गई है, संभवतः इसलिए मनुष्य को उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर अकारण उसे स्मरण कर वह अपनी स्मरण शक्ति को क्यों खर्च करता। सारा संसार स्वार्थ के विविध कार्य व्यापारों से भरा हुआ एक क्रीड़ा स्थल ही तो है। साहित्यिक सौंदर्य में यहाँ पर आपका होगा पहला कि संसार को स्वार्थी सिद्ध किया गया है। दूसरा है अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। भाषा यहाँ पर सरल सरस एवं साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली व्याख्यात्मक एवं सूत्रात्मक है, ठीक है। छठा यहाँ पर अपना जो है क्या है, देखिए, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पत्नी थी, ठीक है, उसके पली थी, मतलब यहाँ पर परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। यहाँ पर संतान है। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अनेक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी, ठीक है। दुनिया अपने रास्ते चली गई।
अशोक पीछे छूट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रसंग देखिए क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, अशोक को जनसामान्य द्वारा भुला दिया जाने के कारण का विवेचना करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं व्याख्या में देखिए, अशोक का वृक्ष वास्तव में अत्यधिक सुंदर होने के कारण मन को हरने वाला होता है। उपमान दिए जाते हों अथवा उसको दूसरी वस्तुओं की सुंदरता के लिए उपमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अथवा सुंदरियों ने भले ही उसके पुष्पों को अलंकार के रूप में ग्रहण किया हो, फिर भी उसे उस सामंती सभ्यता का ही शोधित प्रतीक माना जाता है जो सदैव से जनसाधारण के परिश्रम पर फूली फली है। इन सामंतों ने जनसाधारण के अधिकारों का हरण करके उनकी खून पसीने की कमाई से अपनी तिजोरियां भरी हैं। ठीक है, उनका रक्त पीकर महाबली बने हैं। उन्होंने ही अशोक वृक्ष को समाज में पद प्रतिष्ठित किया था। आज समाज से सामंत शाही का अंत हो गया। अब न कोई सामंत बचा है और न ही उनकी मान प्रतिष्ठा का कोई बैठाया था। ठीक है, मतलब मान प्रतिष्ठा का कोई चिन्ह शेष रहा है। फिर लोग उस अशोक को क्यों मान दें। ठीक है, जिसे सामंतों ने मान देकर प्रतिष्ठा के शीर्ष पर बैठाया था। सामंतों द्वारा अशोक की यही तरफदारी उसकी उपेक्षा का कारण बन गई। यदि सामंतों ने सामंतों ने न पूजा होता तो अपने नैसर्गिक गुणों और सौंदर्य के कारण आज जन सामान्य के जीवन में निश्चय ही अपना कोई न कोई स्थान अवश्य बनाए रखता, मगर सामंतों के प्रति जन सामान्य की उपेक्षा के कारण अशोक को भी उपेक्षित कर दिया गया और उसी के साथ उपेक्षित कर दिया गया अशोक को पद प्रतिष्ठित करने वाले मदनोत्सव को। सामंत शाही के समय अशोक को संतान सुख प्रदान करने वाला वृक्ष माना जाता था, क्योंकि वह कंदर्पों यानी जिनको गंधर्व बोला जाता है उसका सर्वप्रिय पुष्प था और कंदर्प उस समय संतान सुख प्रदान करने वाले देवतुल्य अलौकिक पद पर प्रतिष्ठित थे। सामंतों के पतन के साथ साथ उनकी मान प्रतिष्ठा के प्रतीकों का भी समाज से पतन होने लगा। इसलिए संतान सुख का वरदान देने वाले कंदर्पों का स्थान भी अब पीरों, भूत भैरवों, काली, दुर्गा आदि देवी देवताओं ने ग्रहण करना शुरू कर दिया। अब लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए गंधर्वों यक्षों जिनको बोला जाता है उनकी शरण में न जाकर पीर, भूत भैरव, काली, दुर्गा आदि देवी देवताओं के शरण में जाने लगे हैं और अंततः जो है आपका आज यक्षों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा है। इस प्रकार यक्षों के साथ लोगों ने अशोक को भी भुला दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है लेक्चर काफ़ी बड़ा है। अभी लेक्चर आपका 25 मिनट हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 22 मिनट 11 सेकंड हो चुका है। तो अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करता तो कम से कम आपका 1 घंटे तक का जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आधा ही कंप्लीट किया है। अब अशोक के फूल का जो आधा हमारा पार्ट है 50% वो हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 9 में। ठीक है, आज की जो PDF है आज की लेक्चर की आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पे आज ही मैं इसकी PDF अपलोड करूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स बना लीजिए और पूरा जो है आपको समझ कर याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से उसको आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज हमसे पूछ के डायरेक्ट सॉल्व करा सकते हैं। या वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स का कल्याण और सभी को अच्छे लेक्चर्स मिल पाए। जुड़ेंगे एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।